वेलकम टू योर ओन चैनल रोड टू हिस्ट्री। मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार फिर से मुखातिब हूँ आपसे। जो मैं प्रीवियस ईयर सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहा हूँ, इस बार 2020 का जो क्वेश्चन है प्री का, उसका हिस्ट्री का पोर्शन मैं एनालाइज करूँगा। और एक मैं ये भी बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मैं ऑनलाइन क्लासेस यूजीसी नेट जीआरएफ के लिए, हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए, फिर यूपीएससी सिविल्स प्री में हिस्ट्री पोर्शन के लिए, और जो ऑप्शनल पेपर रखते हैं लोग सिविल सर्विसेज में हिस्ट्री या पीसीएस में, उनके लिए भी मैं ऑनलाइन क्लासेस चलाता हूं और रिटन मटेरियल भी देता हूं, मॉक टेस्ट भी लेता हूं। तो अगर आप चाहें तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 8750651740। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें कुछ पेयर्स दिए गए हैं और उन पेयर्स में कौन सा करेक्ट नहीं है वो बताना है। तो पहला जो पेयर है औरंग, वो करेक्ट नहीं है, इसलिए कि औरंग जो है वो ट्रेजरी का इंचार्ज नहीं होता था। बेसिकली औरंग एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है गोदाम या गोडाउन, जहाँ बेचने से पहले विभिन्न सामग्री को लाकर एकत्रित किया जाता था। जो दूसरा टर्म है बनियान, ये बनियान शब्द जो है ब्रिटिश पीरियड में, ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में उन लोगों के लिए यूज़ किया जाता था जो एक एजेंट होते थे। ऐसे लोग होते थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत के जो लोकल पीपल होते थे उनके बीच में एक इंटरमीडियरी का काम करते थे। व्यापार में इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। इवन ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक कार्यों में भी ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। जो तीसरा शब्द है मिरासीदार, बेसिकली ये शब्द साउथ इंडिया के कुछ हिस्सों में यूज़ किया जाता था, खास करके तमिल जो क्षेत्र है वहाँ। ये शब्द भूमि धारकों या जमींदारों के लिए यूज़ किया जाता था, जिन्हें राज्य को राजस्व भुगतानकर्ता के रूप में जाना जाता है या उस रूप में नामित किया जाता है। उनके पास मिरासी अधिकार थे, जिसका मतलब था कि उनके पास जो भूमि है वो वंशानुगत है, उस भूमि पर उनका वंशानुगत अधिकार है। वे राज्य को राजस्व एकत्र करने और भुगतान करने का काम करते थे। तो ये मिरासीदार शब्द जो है उन्हीं से जुड़ा हुआ है। यह शब्द जो है वो प्री कॉलोनियल पीरियड में भी इस्तेमाल होता था, कॉलोनियल पीरियड में भी इसका उल्लेख मिलता है। तो इस क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। 2 और 3 करेक्ट है, 1 जो है औरंग जो है वो करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और उनमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो इसका पहला स्टेटमेंट गलत है जो स्थविरवादीन से जुड़ा हुआ है। स्थविरवादीन जो है वो महायान से नहीं जुड़े हुए थे, बल्कि हीनयान से जुड़े हुए थे। वो बुद्धिज्म का एक ऑर्थोडॉक्स फॉर्म था, जबकि महायान को माना जाता है कि वो लिबरल है। महायान में संस्कृत भाषा का प्रयोग होने लगा, जबकि हीनयान अभी भी पाली और प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। जो स्थविरवादी थे, स्थविरवादियों ने बौद्ध शिक्षाओं के प्रति अधिक रूढ़िवादी दृष्टिकोण को अपनाया और उसका समर्थन किया, जबकि महायान उस तरह का नहीं करता था।
जो लोकोत्तरवादी संप्रदाय है, जिसका ऑप्शन 2 है और महासांघिका के बारे में बात कर रहा है। लोकोत्तरवादी संप्रदाय वास्तव में महासांघिक संप्रदाय की ही एक शाखा थी। महासांघिक जो है वो शुरुआती स्कूलों में से एक है, जो सैद्धांतिक मतभेदों के कारण मूल संघ से अलग हो गए थे। महासांघिक स्कूल के भीतर लोकोत्तरवादी जो हैं वो बुद्ध की अलौकिक प्रकृति में विश्वास करते हैं, जो सांसारिक दुनिया से ऊपर उनके उत्थान पर जोर देते थे। इस विश्वास ने महायान बौद्ध धर्म के विकास में भी बाद में योगदान दिया। महासांघिकों द्वारा बुद्ध को देवत्व का रूप माना गया, जो बाद में हमें महायान बौद्ध धर्म में भी देखने को मिलता है। तो इस प्रकार इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, 2 और 3 स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 23, ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो इंग्लैंड में हुआ उससे जुड़ा हुआ है, उसका क्या प्रभाव पड़ा भारत के हैंडीक्राफ्ट पर, उसके बारे में बताना है। 19वीं सेंचुरी में हुआ था। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑन इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19वीं सेंचुरी। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट ऑप्शन है। इंडियन हैंडीक्राफ्ट रूइंड हो गए, वो बर्बाद हो गए। हालांकि इस पर बहुत सारे डिबेट हैं। मॉरिस डिमॉरिस और बिपिन चंद्रा का डिबेट है। मॉरिस डिमॉरिस इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था या हैंडीक्राफ्ट का डिक्लाइन हुआ था, लेकिन बिपिन चंद्रा इस बात को विभिन्न प्रमाणों से प्रूफ करते हैं कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था। ये बहुत लंबा डिबेट है, उस पर मैं कभी चर्चा करूंगा। इस पर मैं एक वीडियो भी बनाया हुआ हूँ, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन डिबेट करके, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। तीर्थंकर राय हैं, वो तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन थियोरी को रबिश कहते हैं, लेकिन जो मुख्य मुद्दा ये है कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, हैंडीक्राफ्ट डिक्लाइन हुए थे, और जो भी कारीगर थे वो एग्रीकल्चर पर एक बर्डन बढ़ गया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो इंडियन हैंडीक्राफ्ट वर रूइंड करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 24, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बतलाना है। विभिन्न राजाओं का जो कालखंड है वो बताना है। इसका सही ऑप्शन जो है वो सी है, 2413। इसमें जो महेंद्र वर्मन हैं वो पल्लव वंश के राजा थे, और उनका जो कालखंड है वो 600 से लेकर 630 ईस्वी है। हालांकि कई जगहों पे महेंद्र वर्मन वन का कालखंड 571 से लेकर 630 AD भी माना जाता है। ये पल्लव वंश के एक बहुत बड़ी ताकत थे, जो पूर्वी भारत पर अपना प्रभुत्व जमाए थे। मध्य भारत पर भी इनका शासन था। जो प्रतिहार वंश की बात है राजा भोज की, वो गुर्जर प्रतिहार वंश के थे, जिन्होंने पश्चिमी भारत और ऊपरी गंगा के मैदानों पर शासन किया। इनका जो शासनकाल है वो 836 AD के आसपास है। 836 से 885 AD तक इन्होंने शासन किया था। बहुत समय तक प्रतिहारों का जो नियंत्रण है वो कन्नौज पर रहा था। कन्नौज उस समय एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था विभिन्न राजाओं के लिए। ट्रिपाटाइट स्ट्रगल भी कन्नौज के लिए ही हुआ था। एक और राजा जिनकी चर्चा इसमें की गई है वो हैं परांतक। इनका शासन का 953 तक है। परांतक वन का उनको डिस्ट्रॉयर ऑफ मदुरई भी कहा जाता है। गोपाल
ये याद करने में भी सुविधाजनक है। गोपाल जो है वो पाल वंश के संस्थापक थे। 750 ईस्वी से लेकर 770 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 25। ये 25 जो क्वेश्चन नंबर है, या हुंडी शब्द को परिभाषित की परिभाषा के बारे में है। उसका अर्थ बताना है कि हुंडी क्या होता है। इसका जो सही ऑप्शन है वो सी है। बेसिकली हुंडी है अ बिल ऑफ एक्सचेंज। भारत में खास करके पोस्ट हर्षा पीरियड में हुंडी एक महत्वपूर्ण आर्थिक विनिमय का साधन बन गया था, जो तकरीबन अंग्रेजों के आने के समय तक वो रहा था। ये हुंडी जो है मध्यकाल से लेकर आधुनिक काल तक एक प्रचलित माध्यम था। व्यापार में ऋण लेन देन में विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इसका उपयोग किया जाता था। तो हुंडी एक वित्तीय साधन है जो व्यापार के लिए बड़ा ही लाभदायक रहा। इसे कई तरह की हुंडी थी, जैसे एक सहयोग हुंडी जो है, इस प्रकार की हुंडी एक व्यापारी द्वारा दूसरे व्यापारी तक जाती थी, जिसे बाद में तीसरे व्यापारी को दे दिया जाता था। यह निश्चित राशि का भुगतान करने का अनुरोध इसमें किया जाता था। इसमें जो आहर्ता होता था, आहर्ता को बाजार में ऋण योग्य माना जाता था। सहयोग हुंडी कई हाथों से गुजरती थी, जब तक कि यह अंतिम प्राप्तकर्ता तक नहीं पहुंच जाए, जो इसे आहर्ता को भुगतान करने के लिए प्रस्तुत करता था। एक दर्शनी हुंडी कहा जाता है, जो डिमांड बिल के समान है। यह हुंडी तुरंत भुगतान योग्य होता था। धारक को इसे प्राप्त करने के बाद उचित समय के भीतर भुगतान के लिए प्रस्तुत करना पड़ता था। एक मुद्दती हुंडी भी होती थी। ये मुद्दती हुंडी या इसको मियादी हुंडी भी कहा जाता था। यह निश्चित समय अवधि के बाद भुगतान योग्य होता था। इसे टाइम बिल के समान हम मान सकते हैं। अन्य किस्म के भी हुंडी का हमको चर्चा मिलती है, वर्णन मिलता है, जैसे कि जोग हुंडी, धानी हुंडी, जवाबी हुंडी, जोखमी हुंडी, फिरमान जोग हुंडी इत्यादि। ये जो जोग हुंडी है, केवल उस व्यक्ति को भुगतान योग्य जिसका नाम हुंडी पर अंकित है, ऐसा हुंडी होता था। इसे किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में बेचा नहीं जा सकता था। फिरमान जोग हुंडी जो है, यह भी नामित व्यक्ति या उनके द्वारा आदेशित किसी भी व्यक्ति को भुगतान किया जा सकता था। तो ये जो हुंडियाँ हैं, ये धन प्रेषण साधन के रूप में काम करती थी, उधार लेने में सुविधा प्रदान करती थी, व्यापार में लेन देन में विनिमय के बिल के रूप में कार्य करती थी। अर्थात व्यापार में या व्यापार के बढ़ोतरी में इन हुंडियों का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान था। क्वेश्चन नंबर 26। विथ रेफरेंस टू द बुक देशेर कथा written by Sakharam Ganesh Dauskar during the freedom struggle, consider the following statement। जो पहला और दूसरा स्टेटमेंट है, जो ऑप्शन ए में है, वही सही ऑप्शन इसका माना जाएगा। यह एक पॉलिटिकल पैम्फलेट के रूप में था। इसमें जो राइटर हैं, वो राइटर कुछ चीज़ों को बताना चाहते हैं। खास करके ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की आलोचना की गई है इसमें। यह औपनिवेशिक राज्य द्वारा भारतीय लोगों के मन पर हावी होने वाले और उसे नियंत्रित करने के प्रयासों के विरुद्ध एक चेतावनी थी। इस पुस्तक का उद्देश्य भारतीय चेतना को जगाना और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रेरित करना था। इसमें
स्वदेशी नाटकों और लोकगीतों के द्वारा बहुत कुछ प्रदर्शित किया गया। देशेर कथा व्यापक स्वदेशी आंदोलन का हिस्सा थी, जिसने ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी उत्पादों परंपराओं के पुनरुद्धार को प्रोत्साहित किया। यह पुस्तक राष्ट्रवादी उत्साह और आत्मनिर्भरता का आह्वान भी करता है और लोगों को इस रूप में भी प्रभावित किया है। ये पुस्तक जो है केवल राजनीतिक सक्रियता के लिए ही प्रेरित नहीं किया, बल्कि स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों और लोकगीतों जैसे प्रतिरोध की सांस्कृतिक अभिव्यक्ति को भी प्रेरित किया है, जो राष्ट्रवादी विषयों को बढ़ावा देता था। अगर क्षेत्रीयता के संदर्भ में बात करें, बंगाल के क्षेत्र के संदर्भ में बात करें, जो इसमें बताया गया है ऑप्शन 3, ये ऑप्शन 3 सही नहीं है। तो इसका जो सही ऑप्शन है 1 और 2 है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 27, यह गांधी इरविन पैक्ट से जुड़ा हुआ है और इसका जो सही ऑप्शन है वो बी है, 1, 2 एंड 4। 3 जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। गांधी इरविन पैक्ट से जो जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो ये हैं कि 5 मार्च 1931 को गांधी और उस समय जो वायसराय थे भारत में, उनके बीच एक समझौता हुआ, उस पर सिग्नेचर हुआ। भारत इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी प्रतिनिधि थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से वायसराय इरविन थे। यह समझौता भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, जिसने सविनय अवज्ञा आंदोलन को कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया और भारत के भविष्य पर आगे जो बातचीत होगी उसके लिए एक मंच तैयार करने की बात हुई। इसी समझौते के बाद महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए अपनी सहमति व्यक्त करते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में जो आदेश लिए गए थे, उन्हें खास करके जो आंदोलनकारी थे उनके खिलाफ जो अध्यादेश जारी किए गए थे, गांधी इरविन पैक्ट के द्वारा उन्हें वापस लिया गया। ब्रिटिश सरकार ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकने के लिए बनाए गए सभी अध्यादेशों को वापस ले लिया और जो भी अभियोजन लगाए गए थे उनको समाप्त करने की सहमति भी दी। यह एक महत्वपूर्ण रियायत थी, क्योंकि इसका मतलब था कि हजारों राष्ट्रवादियों के खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई हो रही थी वो बंद कर दी गई। पुलिस की ज्यादतियों की जांच के लिए गांधी जी के सुझाव को स्वीकार किया गया। हालांकि समझौते में पुलिस ज्यादतियों की जांच के लिए स्पष्ट रूप से कोई खंड शामिल नहीं था, लेकिन चर्चा के दौरान प्रदर्शनकारियों के साथ व्यवहार और ऐसे जांच की आवश्यकता के बारे में गांधी जी की चिंताओं को स्वीकार किया गया। हालांकि यह समझौता का औपचारिक हिस्सा नहीं था, तो इसलिए ये जो ऑप्शन 3 है वो सही नहीं है। इस समझौते के द्वारा केवल उन कैदियों के रिहाई की बात की गई थी जो हिंसा के आरोप में बंद नहीं थे। ब्रिटिश सरकार उन सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने के लिए सहमत हुई जिन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हिंसा में भाग नहीं लिया था। यह गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक प्रमुख मांग थी। हालांकि यह हिंसक गतिविधियों के आरोप में बंद कैदियों तक विस्तारित नहीं था। ये जो समझौता हुआ, इसमें गांधी पर यह आरोप लगता है कि भगत सिंह से संबंधित जो मुद्दा था उसको उन्होंने नहीं रखा। तो ये एक बहुत बड़ा डिबेट का विषय है, इस पर मैं कभी बाद में चर्चा करूंगा कि
आखिर ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया गया। हालांकि महात्मा गांधी का बड़ा विरोध हुआ, उनको कई जगह काले झंडे भी दिखाए गए, लेकिन इसी समझौते के बाद गोलमेज सम्मेलन, जो सेकेंड गोलमेज सम्मेलन हुआ, उसमें महात्मा गांधी सम्मिलित हुए। हालांकि उस गोलमेज सम्मेलन से भारत को कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो कि सराहनीय हो। क्वेश्चन नंबर 28, यह एक पुस्तक है, द विट्ठल विध्वंसक, the first monthly journal to have the untouchable people as its target audience was published by। दरअसल ये जो जर्नल है वो गोपाल बाबा वालंगकर के द्वारा पब्लिश किया गया था। ये जो जर्नल है ये अछूत लोगों को लक्षित करने वाली पहली मासिक पत्रिका थी। गोपाल बाबा वालंकर ने इसे प्रकाशित किया और इस प्रकार यह प्रकाशन भारत में जितने भी मुद्दे जुड़े हुए थे हमारे वंचित समुदाय से, उन मुद्दों को संबोधित करता था। उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। ऐसे समय में अपने संघर्षों और आकांक्षाओं की जो आवाज़ थी वंचित वर्ग की, उनको मंच पर यह जर्नल ला रहा था। भारत में जो उनकी स्थिति थी उसको परिलक्षित कर रहा था। गोपाल बाबा वालंकर हाशिए पर पड़े लोगों के अधिकारों की वकालत करने के लिए इस जर्नल का उपयोग कर रहे थे, जो भारत में जातिगत भेदभाव के खिलाफ शुरुआती आंदोलन है। उस आंदोलन में अगर हम कहें तो इस जर्नल की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। क्वेश्चन नंबर 29, ये कहता है कि भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यवाप और द्रोणवाप शब्द किस चीज़ को डिनोट करता है, इसको बताना है। तो इसका जो ऑप्शन है, आंसर है, वो ऑप्शन ए है, मेजरमेंट ऑफ लैंड। यह शब्द भूमि की माप के संदर्भ से जुड़ा हुआ है। भूमि को बोने के लिए आवश्यक बीज की मात्रा के संदर्भ में क्या भूमि की माप होगी, उसको बतलाता है कुल्यवाप। कुल्या बीजों के आयतन का एक विशिष्ट माप है और इस प्रकार कुल्यवाप अनिवार्य रूप से बीज की क्षमता के आधार पर क्षेत्र की एक इकाई को दर्शाता है। कुल्यवाप के समान ही द्रोणवाप भी बुआई के लिए आवश्यक बीज की क्षमता के आधार पर भूमि माप से संबंधित एक शब्द है। यह भूमि की उस मात्रा को संदर्भित करता है जिसे बीजों के द्रोण के साथ बोया जा सकता है। द्रोण आयतन का एक और पारंपरिक भारतीय माप है और इस प्रकार द्रोणवाप क्षेत्र की एक इकाई का प्रतिनिधित्व करता है जो उस क्षेत्र में बोए जाने वाले बीज की मात्रा को निर्धारित करता है। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें अभिलेख का कुछ अंश दिया हुआ है जो बताना है आपको कि यह अभिलेख किस राजा के द्वारा जारी किया गया। नो डाउट ये अशोक के अभिलेख का अंश है। इस अभिलेख के द्वारा अशोक धार्मिक सहिष्णुता की बात करता है। उसके शासनकाल और दर्शन के बारे में ऐतिहासिक जानकारी का यह एक महत्वपूर्ण स्रोत है। वे शासन अपने विषयों के कल्याण, न्याय और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उनकी चिंताओं को प्रकट करता है, अहिंसा का संदेश देता है, सभी जीवित प्राणियों के लिए सम्मान और सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता का संदेश इस अभिलेख के द्वारा दिया गया है। अशोक जो है इस प्रश्न में
इस शिलालेख के द्वारा धार्मिक सहिष्णुता की नीति और अपने साम्राज्य के भीतर विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के बीच सद्भाव को बढ़ाने की इच्छा व्यक्त करता है। यह सभी धर्मों का सम्मान करने और दूसरों की कीमत पर अपने धर्म को ऊंचा न करने के महत्व को रेखांकित करता है। यह दृष्टिकोण उस समय बहुत ही क्रांतिकारी था और इसने अशोक के साम्राज्य में शांति और समृद्धि की अवधि को बढ़ाने में योगदान दिया है। तो यह जो क्वेश्चन है इसका सही ऑप्शन ए होगा, अशोका। क्वेश्चन नंबर 31, with reference to the cultural history of India, which one of the following is the correct description of the term paramitaj? ये परमिता शब्द के डिस्क्रिप्शन के बारे में पूछ रहा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में जो ऑप्शन सी है वो सही ऑप्शन है इसका। यह बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ टर्म है। बौद्ध धर्म में परिमिता का मतलब होता है पूर्णता या उत्कृष्टता। यह बोधिसत्वों की विशेषताओं और लक्ष्य को भी संबोधित करता है। हालांकि परिमिता का एक लिटरेरी मीनिंग बुद्धिमत्ता भी होता है, तो मैं भी ये भी आपको जानना चाहिए। बौद्ध धर्म में परिमिता कुछ प्रथाओं की पूर्णता या परिणति को भी संदर्भित करता है। ये प्रथाएं बोधिसत्वों द्वारा जीवन से ज्ञानोदय तक पहुंचने के लिए अपनाई जाती थी। परिमिता सिद्धांत एक व्यक्ति के दैनिक जीवन में 10 गुणों का आचरण करने के लिए भी प्रेरित करता है। इन गुणों में जो प्रमुख हैं वो हैं पन्न, शील, दान, शांति, वीर्य, सत्य, अधिष्ठान, मृत्य, उपेक्षा इत्यादि। तो ये परिमिता से संबंधित बहुत सारी बातें हैं जो जानना आपके लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 32, यह महिलाओं के अधिकारों से संबंधित एक क्वेश्चन है। रुक्माबाई केस जो 1884 में हुआ था उसके बारे में जानना है। एक लैंडमार्क ये लीगल बैटल इंडिया में है जो भारतीय महिलाओं को अपने अधिकारों, खास करके वैवाहिक जो अधिकार है उससे संबंधित बातों का जिक्र इसमें है। ये रुक्माबाई का जो मामला है वो बाल विवाह के खिलाफ आवाज़ उठाने का एक मामला है। भारत में महिलाओं के अधिकारों और उनके सामाजिक सुधारों के लिए यह एक महत्वपूर्ण घटना है और इसी केस के बाद या इससे प्रभावित होकर एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 भी आया था। रुक्माबाई जो थी उनका विवाह 11 साल की उम्र में 19 साल के दादाजी भीकाजी से कर दी गई थी। रुक्माबाई जब 18 साल की हुई तो वो अपने पति के साथ रहने से इनकार कर दिया। उनके पति ने उनके खिलाफ वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए मुकदमा किया। बॉम्बे हाई कोर्ट में ये मुकदमा चला। इस मुकदमे में रुक्माबाई केस हार गई और कोर्ट का ये ऑर्डर आया कि उन्हें अपने पति के साथ रहना होगा या जेल जाना होगा। मुकदमा ये जो रुक्माबाई का मामला था उस मामले को सखाराम अर्जुन का बहुत ही समर्थन प्राप्त था। सखाराम जो है वो रुक्माबाई के सौतेले पिता थे जिन्होंने उनकी शादी को रद्द करने के लिए ये कानूनी लड़ाई लड़ी थी। रानी विक्टोरिया को पत्र भी लिखा गया था जो रुक्माबाई ने खुद लिखी थी। इस मामले में बाल विवाह और महिलाओं के अधिकारों पर एक बहुत ही सार्वजनिक
चर्चा शुरू हुई। इस मामले के परिणाम स्वरूप जो मैं पहले ही बताया हूँ कि ये जब कंसेंट बिल आया, रुक्माबाई जो है वो इनके बारे में एक और जानकारी आवश्यक है कि भारत में जो कुछ पहली महिला डॉक्टर हुई हैं उनमें से रुक्माबाई भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। लंदन स्कूल ऑफ मेडिसिन में इन्होंने पढ़ाई करी और ये कुछ गिने चुने महिलाओं में से पहली डॉक्टर महिला बनी। एक बात यहाँ और जानने की है कि इस मामले में बहुत सारे जो भारत के लीडर्स थे, विख्यात लीडर, और जो मर्द समाज है वो पूरी तरह से रुक्माबाई के खिलाफ था। उनके लिए उनको जो एक तथाकथित मर्दानगी की बात है उस पर बल दिया गया। यह पूरी तरह से एक पैट्रियार्कल मामला था जिसमें महिलाओं पर अपना वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास किया गया और उनका मानना ये था कि जो कॉलोनियल पावर है वो जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है, मतलब फैमिली, उसमें वो इंटरवीन नहीं कर सकता है। तो यह जो मेरा मानना है कि ये पुरुषवादी समाज का महिलाओं पर एक वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास था और यह देखा भी गया कि रुक्माबाई केस हार गई। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 33, ये इंडिगो कल्टीवेशन से जुड़ा हुआ मामला है। इंडिगो कल्टीवेशन इन इंडिया डिक्लाइन बाय द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी बिकॉज ऑफ। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो बी होगा, क्योंकि उस समय जर्मनी में आर्टिफिशियल इंडिगो जो है वो उसका आविष्कार हो गया, इसलिए डिक्लाइन हुआ। लेकिन ये इंडिगो जो है वो भारत में बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा रहा है और इसी को लेकर भारत में कई आंदोलन हुए, खास करके जो ब्लू म्यूटिनी हुआ 1859 में, जिसको कि नील विद्रोह कहते हैं, और उसी पर नील दर्पण नामक जो नाटक लिखी गई वो उसी से जुड़ी हुई है दीनबंधु मित्र के द्वारा। और बंगाल में यह एक बड़ा ही महत्वपूर्ण आंदोलन है, जिस वजह से वहाँ के जो इंडिगो प्लांटर हैं, जो जबरन खेती करवाते थे, जिस ज़मीन पर किसान चावल की खेती करना चाहते थे वहाँ वो जबरन खेती करवाते थे, एडवांस दे देते थे पैसा और एग्रीमेंट करवा लेते थे, बाद में डराने धमकाने का भी काम करते थे। और चूँकि बहुत सारे मजिस्ट्रेट जो है वो यूरोपियन ही थे तो वो भी किसानों की बात नहीं सुनते थे। लेकिन बाद में ये आंदोलन का रूप ले लिया। बहुत सारे बुद्धिजीवी जो हैं और न्यूज़पेपर जैसे हिंदू पैट्रियट वगैरह जो थे उन्होंने किसानों का साथ दिया और ये मुद्दा जो है वहाँ समाप्त हुआ। लेकिन बाद में यही मुद्दा बिहार में शुरू हो गया इंडिगो प्लांटेशन का, जहाँ महात्मा गांधी को 1917 में चंपारण का आंदोलन करना पड़ा। तो ये इंडिगो जो है वो भारत में कई आंदोलन को जन्म दिया है। क्वेश्चन नंबर 34, विलेजली एस्टैब्लिश्ड द फोर्ट विलियम कॉलेज एट कलकत्ता। इसके बारे में 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। ही वांटेड टू ट्रेन ब्रिटिश सिविलियंस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस इन इंडिया। फोर्ट विलियम कॉलेज एस्टैब्लिश इन कलकत्ता, जिसको आप कोलकाता कहते हैं, 1800 ईस्वी में स्थापित हुआ था। was an Orientalist training center aimed at equipping British civil servants with knowledge of Indian language, culture and administration to improve governance। ये वेलेजली जो हैं वही सहायक संधि भी लेकर आए थे और सहायक संधि के द्वारा भारत के विभिन्न राज्यों पर कब्जा किया गया। इस सहायक संधि में जो है सो भारतीय शासकों को अपने राज्य में ब्रिटिश सेना रखनी होती थी। ब्रिटिश सेना के रख रखाव के लिए भारतीय शासकों को ही धन देना पड़ता था।
भारतीय शासकों को ब्रिटिश जो वायसराय थे या उनसे पूर्व अनुमति लेने के बाद ही किसी भी यूरोपियों को अपनी सेवा में नियुक्ति पर रख सकते थे। मतलब बिना अपने मतलब मन से वो नहीं रख सकते थे। भारतीय शासकों को गवर्नर जनरल से सलाह किए बिना किसी दूसरे भारतीय शासक से समझौता करने का भी अधिकार नहीं था। हैदराबाद के निजाम जो थे वो सबसे पहले इस सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इसके साथ ही मैसूर, अवध, पेशवा, बाजीराव द्वितीय, सिंधिया, भोसले और होलकर जैसे अन्य राज्यों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये जो सहायक संधि है वो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य को बहुत विस्तारित किया था। क्वेश्चन नंबर 35, ये उल गुलान जो रिवोल्ट है या मूवमेंट है उससे जुड़ा हुआ है। बेसिकली इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। ये बिरसा मुंडा का जो रिवोल्ट था, मुंडा रिवोल्ट जिसको कहते हैं, जो 1899-1900 में हुआ, उससे जुड़ा हुआ है। ये बिरसा मुंडा जो है, जिनको बिरसा भगवान भी कहा जाता है, इनका जन्म रांची जिला में एक जगह है उलीहातू गांव, वहीं हुआ था। और इन्होंने ही इस उल गुलान आंदोलन को जन्म दिया, जिसके जड़ में अंग्रेज़ों का वह काला कानून था जिसे लागू करके आदिवासियों की ज़मीनें हड़पी जा रही थी। दरअसल जो अंग्रेज़ों ने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट लाया 1882 जो लागू किया, इस एक्ट को लागू करके आदिवासियों से जंगल पर जो उनका अधिकार था उसको छीन लिया। अंग्रेज़ों ने जमींदारी प्रथा को भी लागू कर दी और आदिवासियों के गांवों के खेतों को जमींदारों एवं दलालों के हवाले कर दिया, जो बाद में आदिवासियों का शोषण करने लगे। बिरसा मुंडा इसके खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिए। इस आंदोलन का नाम जो है उल गुलान दिया गया, जिसका अर्थ होता है जल, जंगल, जमीन पर दावेदारी। भगवान बिरसा ने इस दौरान कुछ नारा दिए। वो नारा थे अबुआ दिशुम अबुआ राज, यानी हमारा देश हमारा राज। इस आंदोलन में हजारों आदिवासी बिरसा मुंडा के साथ थे। आदिवासियों ने इस आंदोलन में हथियार उठा लिया। हालांकि अंग्रेज़ों ने विद्रोह को दबा दिया, लेकिन आदिवासी समाज जो है उसमें इस आंदोलन से बहुत ही जागरूकता आई। बिरसा मुंडा ने आंदोलन तो किए ही, साथ ही समाज सुधार से भी वो जुड़े हुए थे। उन्होंने अपने लोगों को नशा छोड़ने की भी सलाह दी। इसके अलावा अंधविश्वास, धार्मिक रीति रिवाजों की बुराइयों के खिलाफ भी वो आवाज़ उठाए। उन्होंने अपने अनुयायियों को से आग्रह किया कि वो नशा छोड़ दें, साफ सुथरा जीवन जिएं, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखें। उन्होंने यह भी कहा कि धर्म का इस्तेमाल कर आदिवासियों को कमज़ोर किया जा रहा है, इसलिए उन्हें अपने पारंपरिक धर्म और विश्वासों की ओर लौटना चाहिए। ब्रिसाइट रिलीजन स्थापित करने की भी शुरुआत उन्होंने की, लेकिन अंततः 9 जून 1900 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, रांची के जेल में बंद कर दिया गया और संदिग्ध अवस्था में उनकी मौत हो गई। क्वेश्चन नंबर 71 जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं, मतलब पेयर्स दिए गए हैं, उनमें बताना है कि कौन कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच्ड है। तो इसमें फर्स्ट और थर्ड करेक्टली मैच है। 2 जो है वो करेक्टली मैच नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। जो 2 है श्रमनार, तो द श्रमनार ट्रेडिशन जो है मीनिंग स्ट्राइविंग और सीकर,
emerged in ancient India as a movement parallel to the Vedic tradition, focusing on asceticism and pursuit of spiritual liberation, rejecting the authority of Brahmins and Vedic rituals. तो ये इसका ऑप्शन है। ये प्रिस्ट विथ हाई स्टेटस इसका ऑप्शन नहीं है, तो जो सेकंड नंबर का जो पेयर है वो सही नहीं है। फर्स्ट और थर्ड पेयर जो है वो सही आंसर इसका है। क्वेश्चन नंबर 82, with reference to the period of Gupta dynasty in ancient India, the towns Ghantasala, Kadura और चौल were well known as। ये जो 3 टर्म दिए गए हैं, इसका सही ऑप्शन ए है, पोर्ट हैंडलिंग फॉरेन ट्रेड। जो विदेशी व्यापार को हैंडल करने वाले बंदरगाह थे, उन्हीं से जुड़े हुए ये 3 टर्म हैं। द घंटसाला बुद्धिस्ट स्तूपा भी एक है, लोकेटेड इन द कृष्णा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। एक ये बुद्धिस्ट स्तूप भी है, लेकिन यहाँ ये पोर्ट को डिनोट कर रहा है। ये जो घंटसाला बुद्धिस्ट स्तूप है, इट इज़ एन सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल साइट with a rich Buddhist heritage, featuring a stupa unearthed in the late 19th century and a museum showcasing Buddhist artifact। तो ये भी आपके लिए जानना आवश्यक है, इसलिए मैं इसका वर्णन यहाँ कर रहा हूँ। गुप्त युग के दौरान पूर्वी तट के बंदरगाह थे ताम्रलिप्ति, घंटसाला और कडूरा। यहाँ से दक्षिण पूर्व एशिया के साथ उत्तर भारतीय व्यापार को संभाला जाता था। पश्चिमी तट के बंदरगाह थे चौल, कल्याण, कैम्ब्रे, भरौच। ये पश्चिमी तट के थे। भूमध्य सागर और पश्चिमी एशिया के साथ यहाँ से व्यापार किया जाता था। इसके अलावा और जो बंदरगाह थे उन पर गुप्त शासकों का नियंत्रण नहीं था, लेकिन इसमें जो 3 घंटसाला, कुदरा और चौल दिया गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह थे जहाँ से गुप्त काल में व्यापार किया जाता था। आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, आपके लिए ज्ञानवर्धक होगा और आपके लिए फायदेमंद होगा। अच्छा लगे तो आप खुद भी देखें, अपने दोस्तों को सजेस्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सी यू अगेन विथ अ न्यू वीडियो।